नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है साइमन कमीशन तथा नेहरू रिपोर्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहे। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 1927 में। ठीक है, साइमन आयोग जो बना था वो 1927 में बन गया था, 26 नवंबर 1927 में। ठीक है, साइमन आयोग बना था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार पूछा जाता है कि साइमन आयोग कब बना और साइमन कमीशन भारत कब आया। ये दोनों चीजें जो हैं बहुत पूछी जाती है कि साइमन कमीशन कब बनकर तैयार हुआ, तो 1927 में 26 नवंबर 1927 में बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1928 में। ठीक है, 1927 में बनकर तैयार हो गया था। देखिए दोस्तों, हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर हम इसकी थोड़ी सी स्टोरी जान लें तो हमारे जो MCQs हैं वो हमें करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखिए अभी हम पढ़कर आए हैं कि इसका ये बना कब था, इसका गठन कब हुआ है, 1927 में हुआ है। फिर ये भारत कब आया है, तो 1928 में, मतलब 3 फरवरी 1928 को ये भारत आ गया था। ठीक है, मतलब बंबई पहुंच गया था साइमन कमीशन। अब देखिए जैसे ही साइमन कमीशन भारत आता है तो उसका बहुत तेज विरोध होने लगता है। जितने भारतीय बड़े बड़े नेता हैं उन सब ने साइमन कमीशन का विरोध किया। जितने दल हैं, अलग अलग पार्टीज हैं, उन सभी ने साइमन कमीशन का विरोध किया। तो उसका रीजन क्या था, क्यों उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया? देखिए जो साइमन कमीशन है उसमें 7 मेंबर थे। टोटल कितने? 7 मेंबर्स थे और ये 7 के 7 मेंबर्स अंग्रेज थे। ठीक है, सभी को ये दिक्कत थी कि 7 के 7 मेंबर्स जो हैं वो अंग्रेज क्यों हैं। ठीक है, इसमें भारतीयों को शामिल क्यों नहीं किया गया? जबकि ब्रिटेन में देखिए जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वहां पे ऑलरेडी डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे और जो हाउस ऑफ कॉमन है वहां पर श्री शकलाकवाला, ये 2 व्यक्ति भारतीय ऑलरेडी शामिल थे वहां की पार्लियामेंट में। फिर भी उन्होंने इन्हें शामिल नहीं करा इन 7 मेंबर में, और ये जो 7 के 7 मेंबर थे ये कैसे थे? अंग्रेज थे। तो सभी को ये लगता था, सभी भारतीयों को, कि ये सिर्फ कुछ अंग्रेज मिलके भारतीयों के भाग्य का निर्धारण करेंगे क्या? ये बहुत अपमानजनक लगा किसको? भारतीयों को, कि जब भारतीय ऑलरेडी आपकी संसद में हैं तो आपने उन्हें शामिल क्यों नहीं किया, यहाँ पे 7 के 7 अंग्रेज मेंबर क्यों रखे? ये मेन रीजन था। अब साइमन कमीशन दोस्तों आया क्यों था? तो साइमन कमीशन आने का मेन जो उद्देश्य था, देखिए हर 10 साल में एक अधिनियम बनता था, तो ऐसे ही 1919 का एक अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसकी 10 वर्षीय इसका रिव्यू देने या समीक्षा करने के लिए एक वैधानिक आयोग गठित किया गया था, एक कमीशन गठित किया गया था जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। मेनली ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधार को शुरू करने के लिए एक कमेटी बनाई थी कि ये कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी कि कैसे संवैधानिक सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी है इसके बारे में। तो इसीलिए साइमन कमीशन गठित किया गया था। लेकिन जब लोगों ने देखा कि इसके 7 के 7 मेंबर तो अंग्रेज हैं, तो उनको यही लगा कि हमारे भाग्य का निर्धारण अंग्रेज नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका बहुत तेजी से विरोध होने लगा। सभी ने साइमन गो बैक के नारे दिए, साइमन कमीशन वापस जाओ, इसके नारे दिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से दोस्तों, इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, एक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर बहुत ज्यादा कीमती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे। यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे। देखिए इसलिए मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी साइमन कमीशन की। तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार क्यों हो रहा था? इसीलिए हो रहा था क्योंकि सारे सदस्य अंग्रेज थे। जब ऑलरेडी आपकी संसद में हमारे भारतीय लोग हैं तो उन्हें भी इसमें शामिल कर देना था, लेकिन उन्होंने शामिल नहीं किया, तो इसीलिए उनको बहिष्कार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? देखिए कितने तरीके से क्वेश्चन यही पूछा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, इसके विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन किया गया, क्योंकि सारे के सारे जितने मेंबर्स थे सबके सब अंग्रेज हैं। ये बोला जा रहा था कि भारतीय मेंबर को शामिल क्यों नहीं किया गया। साइमन कमीशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया। निम्न में से कौन सा कारण बहिष्कार के पीछे नहीं था?
तो यहाँ पे सही आंसर का क्या हो जाएगा? सी, ये समय के पहले निर्मित किया गया था। नहीं, ये रीजन बिल्कुल भी नहीं था। देखिए, जब 1919 का, यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है हमको कि जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, उस टाइम पे ये निर्णय लिया गया था कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग को गठित किया जाएगा जो इस अधिनियम के कामकाज का अध्ययन करेगा और अधिनियम को प्रगति प्रदान करेगा। ठीक है, जो 1919 का अधिनियम आया था उसी में ये बात हो गई थी कि अभी 1919 चल रहा है, मतलब कब? 1929 में। ठीक है, 1929 में क्या किया जाएगा? 1919 चल रहा है तो 1929 में एक कमेटी गठित की जाएगी जो अध्ययन करेगा कि ये नियम कैसा काम कर रहा है, ये जो अधिनियम है ये कैसा काम कर रहा है। लेकिन हमने अभी देखा कि साइमन कमीशन 1927 में रेडी हो गया और 28 में ही आ गया, मतलब ये समय से पहले आया है। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि 29 में ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाले थे। ठीक है, तो इलेक्शन के कारण क्या हुआ था, इन्होंने कहा कि क्यों ना हम पहले ही अधिनियम के लिए एक कमेटी बिठा दें। तो इसीलिए 2 साल पहले, मतलब जो 1929 में आनी थी वो 1927 में गठित होकर 1928 में ही इंडिया आ गई थी। तो ये रीजन था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया, उसका रीजन ये नहीं था कि ये समय से पहले निर्मित हो गया। वो कभी भी निर्मित हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि उसमें भारतीय मेंबर है या नहीं है, मतलब जो हमारे लिए सोच रहे हैं, हमारे भाग्य का निर्धारण कर रहे हैं, तो वो कोई भारतीय करे, या फिर सारे भारतीय नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुछ भारतीय मेंबर्स तो शामिल हो सकते थे उन साथ में। तो ये मेन मुद्दा था साइमन कमीशन का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड इरविन। देखिए, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, और लॉर्ड इरविन ने ही महात्मा गांधी को बुलाकर यह सूचित किया था कि अब है ना एक नई कमेटी आ रही है, 1919 का जो अधिनियम है उसे रिव्यू करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए एक कमेटी आ रही, भारत आने वाली है। ये सूचना भी किसने दी थी? लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को दी थी। और इन्हीं के कारण भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था किसमें? साइमन कमीशन में। निम्नलिखित साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था? ठीक है, कौन सा उदारवादी था? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सर जॉन साइमन। देखिए, सर जॉन साइमन जो थे ये एक उदारवादी थे और यही अध्यक्ष थे। ठीक है, आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन के, ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये अध्यक्ष हैं, इसीलिए इनके नाम पर क्या रखा गया है? इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया है। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसने प्रांतों में द्वैत शासन के उत्तरदायी सरकार और प्रतिस्थापित करने की संतुति की है। ठीक है, मतलब देखिए, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और इसकी रिपोर्ट में कई सारी सिफारिशें की गई हैं। उन्हीं में से एक सिफारिश क्या थी? इसने प्रांतों में द्वैत शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा स्थापित करने की संतुति प्रदान की है। ठीक है, ये एक जो इसका वो था, इसके जितनी भी सिफारिशें थी उनमें एक हिस्सा ये भी था। तो इसकी रिपोर्ट कब आई है आपको ये भी याद रखना है। तो इसने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, ये बना कब था? 1927 में। आया कब था? 1928 में। और रिपोर्ट कब दी थी? 1930 में। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, किसके द्वारा दिया गया है? तो सही आंसर है ए, लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, लाला लाजपत राय के द्वारा ये नारा, ये स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए, क्या हुआ था कि जब साइमन कमीशन आता है तो साइमन कमीशन का बहुत तेजी से विरोध हो रहा था। तो इसके विरोध में 1928 में ही एक बहुत खास नेता थे जिनका नाम है लाला लाजपत राय, जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था। मतलब बहुत तेजी से इसका विरोध कर रहे थे वो कि नहीं, गो बैक साइमन, हमें साइमन कमीशन चाहिए ही नहीं है, उसे वापस जाना चाहिए, उसका बहिष्कार होना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्टिव थे लाला लाजपत राय। और उसी टाइम पे पुलिस ने क्या किया था? लाठी चार्ज कर दिया था। और लाठी चार्ज करने के कारण लाला लाजपत राय के सर पर बहुत अधिक चोट आ गई थी। ठीक है, जिसके कारण वो क्या हुए थे? गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और उसके बाद जब वो घायल थे तभी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा। उन्हें बहुत ज्यादा सर पे और पीठ पे उनके वार किया गया, जिसकी वजह से बाद में क्या हुई? उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दिया है और साइमन कमीशन के थ्रू किसकी डेथ हुई है, किस नेता की, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार के नारे का प्रयोग किया गया? तो
तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मद्रास सत्र। ठीक है, जो मद्रास सत्र का अधिवेशन था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन था दोस्तों। ठीक है, और ये जो अधिवेशन है कब हुआ है, 1927 में। ठीक है, 1927 में एक अधिवेशन होता है जिसमें ही ये क्या किया गया है, डिसाइड किया गया है कि यहाँ पर क्या होगा, साइमन कमीशन का बहिष्कार होगा और साइमन कमीशन वापस जाओ इसका नारा दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है क्योंकि कई बार कौन सा अधिवेशन है, कौन सा सत्र है, ये पूछ लिया जाता है। यहाँ कटाक्ष की भारतवासी किसी संविधान पर एक मत होने में असमर्थ है, किसने किया था। ठीक है, तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही आंसर हो जाएगा सी, बर्किनहेड के द्वारा। देखिए क्या हुआ था, एक कटाक्ष मारा गया था, किसके द्वारा, ये भारत सचिव थे, तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड के द्वारा एक कटाक्ष दिया गया था भारतवासियों को, और बोला गया था कि जो भारतवासी हैं वो किसी भी संविधान पर एक मत होने में बहुत ही असमर्थ हैं, और इन्होंने भारतीयों को क्या दी थी, एक चुनौती दी थी कि भारत खुद का कानून भारत में क्या इतनी कैपेबिलिटी है कि वो खुद का कानून बना ले। भारत खुद का कानून बनाने की चुनौती दी उन्होंने, साथ ही साथ ऐसा संविधान हो, ऐसा कानून बनाए वो जिस पर आम व्यक्तियों की सहमति हो। मतलब सीधा सीधा भारतीयों को इन्होंने चुनौती दे दी थी कि आप दूसरों के बनाए हुए कानून में तो बहुत गलतियां निकाल रहे हैं, तो क्या आप ऐसे हैं कि आप खुद एक कानून बनाकर दिखाएं जिसमें आम लोगों की सहमति हो। ये किसके द्वारा बोला गया, उस टाइम के भारत सचिव बर्किनहेड के द्वारा भारतीयों को चुनौती दी गई थी, क्योंकि उन्होंने कटाक्ष मारा था कि भारतवासी किसी भी संविधान पर एक मत होने में असमर्थ है। मतलब वो कहते थे कि अगर आप खुद का भी संविधान बनाओगे तो आपके जो आसपास के लोग हैं, आम लोग हैं, वो भी इसमें सहमति नहीं दिखाएंगे। तो इसी के कारण जब इन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया तो इसके बाद फिर नेहरू रिपोर्ट आई। ठीक है, आपको याद रखना है, इनकी एक चुनौती को स्वीकार करके नेहरू रिपोर्ट फिर आती है। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय घातक रूप से घायल हुए थे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो अब आप जानते हैं कि सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, सर में और पीठ में बहुत चोट आई थी और उसके बाद फाइनली इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो आपको लाला लाजपत राय का संबंध किस कमीशन से है या फिर किस आंदोलन से है, इस तरह का कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, यूसुफ मेहर अली के द्वारा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि साइमन गो बैक, कई बार हमने सुना है साइमन गो बैक एंड साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, ऐसे कई बार नारे सुने हैं। अगर आपने पढ़ी है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो कई बार ये नारे सुने होंगे, लेकिन इसे लिखा किसने है, तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा ये नारे का निर्माण किया गया था। और जब साइमन कमीशन आया तो जोरदार तरीके से इस नारे का यूज किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कार्य ने साइमन कमीशन के प्रावधान की शुरुआत की, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, साइमन कमीशन के प्रावधान की शुरुआत कहां से हुई, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि 1919 का जो अधिनियम है उसे हम भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। और इसी जब ये अधिनियम आया था तभी बोल दिया गया था कि अगले 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, एक आयोग होगा 10 वर्ष के बाद जो क्या करेगा, इस अधिनियम की समीक्षा करेगा, इस अधिनियम का रिव्यू देगा कि इसके कामकाज कैसे हैं, इसके बारे में अध्ययन करेगा, इस अधिनियम को कितनी प्रगति मिली है या मिलने वाली है या होना चाहिए, ये सारी चीजें कौन देखेगा, साइमन कमीशन देखेगा। तो साइमन कमीशन के प्रावधान की शुरुआत कहां से हो गई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा ही हो गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था। देखिए अब यहाँ पे आती है नेहरू रिपोर्ट के बारे में, इनमें से कौन था जो नहीं था सदस्य, तो सही आंसर हो जाएगा डी, अरविंद घोष। नेहरू जो मोतीलाल नेहरू समिति बनी थी किसके लिए, नेहरू रिपोर्ट के लिए, उसके मेंबर नहीं थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस, GR प्रधान, सर अली इमाम, ये सभी मोतीलाल नेहरू समिति के सदस्य थे। एक सर्वदलीय सम्मेलन ने एक उप समिति की नियुक्ति, ये 1928 होगा, की नियुक्ति की जिसमें अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस थे। इस उप समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी,
मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब देखिए हमने साइमन कमीशन के बारे में जैसे एक स्टोरी देख ली, वैसे ही हम सेम देख लेते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी। देखिए नेहरू रिपोर्ट में हुआ क्या था, यहाँ पे सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट है, तो नेहरू रिपोर्ट में जो नेहरू है वो जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमको एग्जाम में हो जाता है कि कहीं ये जवाहरलाल नेहरू तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये मोतीलाल नेहरू है। ठीक है, आपको याद रखना है मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट दी गई है। कब दी गई है, तो 1928 में दी गई है। क्यों बनाई गई थी नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि जो भारत सचिव वर्केनहेड थे उन्होंने चुनौती दी थी भारतीयों को कि एक ऐसा संविधान, ऐसा कानून बना के दिखाओ जिसमें आम लोगों की सहमति हो, इसीलिए एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। अब देखिए क्या होता है कि कांग्रेस ने क्या किया था, फरवरी 1928 में ही एम अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। उसमें टोटल कितने दल आए, तो 29 पार्टियां उसमें शामिल हुई। इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय एक समिति बनती है। ठीक है, जिसका मेन काम क्या है, संविधान के लिए प्रारूप बनाना मेन काम है। इसमें कई सारे मेंबर थे, हमने देखे यहाँ पे कुछ के नाम दिए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, सरदार सिंह मंगरू, शोएब कुरैशी, जीएस प्रधान, कई सारे इसके क्या थे, मेंबर्स थे। ठीक है, आपको याद रखना है इसके कई सारे मेंबर थे। अब इन्होंने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट भी दे दी। 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट इन्होंने पेश कर दी थी, ये भी याद रखना है आपको। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे इनकी रिपोर्ट आ गई, इन्होंने सारी चीज़ों को देखकर अलग अलग दल से बहुत ज़्यादा सिफारिशें लेकर कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या नहीं चाहता है, ये सारी चीज़ें लेकर इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी और इस रिपोर्ट को पेश कर दिया था 10 अगस्त 1928 को। लेकिन कलकत्ता सर्वदलीय सम्मेलन, मुस्लिम लीग, मतलब मेनली जिन्ना, ठीक है, इन सबको फिर भी प्रॉब्लम हुई, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों से इन्हें प्रॉब्लम थी कि ये नहीं ऐड होना चाहिए था, वो ऐड नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे करके कोई ना कोई दिक्कत बनी रही, क्योंकि जिन्ना, देखिए जिन्ना ने क्यों कह रहा था, जिन्ना कह रहे थे, जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय मांग सामने रखी थी। ठीक है, आपको याद रखना है कितनी, पूछा जाता है कि 14 सूत्री मांग किसके द्वारा दी गई थी, तो जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री मांग दी गई थी। वो ये कह रहे थे कि ये जो 14 पॉइंट है इन्हें भी जोड़ा जाए नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, उसके बाद आगा खां जो थे उन्होंने भी इसके अगेंस्ट गए थे। आगा खां कह रहे थे कि प्रत्येक राज्य को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक भारत को स्वतंत्र करने के बजाय हर एक राज्य को ही स्वतंत्र कर दिया जाए। ये किसके द्वारा बोला गया, आगा खां के द्वारा बोला गया। फिर सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये भी थोड़े विरोध में थे। रीजन क्या था, क्योंकि ये एकदम यंग लोग थे, ये चाहते थे कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमको कोई डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, मतलब हम किसी के अधीन काम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता मिले। ठीक है, तो देखिए नेहरू रिपोर्ट में मेन जो बात है वो यही कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। मतलब डोमिनियन स्टेट का ये मतलब होता है कि हम ब्रिटिश के अधीन ही रहे, हम स्वतंत्र हैं लेकिन ब्रिटिश के अधीन हैं। तो बाकी लोग ये नहीं चाहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें भी दिक्कत हुई है कि नेहरू रिपोर्ट को सही तरीके से सभी ने स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो गया, आपने देख लिया, डी मोतीलाल नेहरू। अब आपको नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम बाकी के एमसीक्यूज देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, किसने तैयार की थी, देखिए इस तरीके से पूछा जाता है शॉर्ट में नेम, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ML नेहरू, यानी कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। कई बार बच्चे गलती करते हैं और जवाहरलाल नेहरू लिखकर आते हैं, जबकि जो बिल्कुल गलत है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए उपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। ठीक है, सबसे पहले भारत के लिए उपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी। ठीक है, सब लोग अपनी अलग अलग मांगे रख रहे थे, तो उन्हीं में सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने कहा था कि भारत के लिए उपनिवेशिक स्वराज्य की एक मांग जो है वो रखी थी। देखिए क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और एक शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग की स्थापना की। वे लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ये जो लीग है ये इसकी स्थापना की गई थी। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था,
तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आपको याद रखना है नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का, है ना। स्वतंत्र उपनिवेश मतलब कि डोमिनियन कोई भी नहीं चाहता था। मैंने आपको बताया कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू तब एकदम यंग हुआ करते थे और वो बिल्कुल जोश के साथ ये कहते थे कि हमें चाहिए है पूर्ण स्वतंत्रता। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी के अधीन रहकर काम करें, हम स्वतंत्र उपनिवेश नहीं बनना चाहते। हम भारत को क्या रखना चाहते हैं, स्वतंत्र रखना चाहते हैं। तो लेकिन नेहरू रिपोर्ट चाहती थी, नेहरू रिपोर्ट में दिया गया था, जब 29 दल की बैठक हुई, सभी से मिलजुल के एक बात निकलती है कि इन्हें डोमिनियन स्टेट चाहिए है, इन्हें स्वतंत्र उपनिवेश चाहिए है। तो लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका क्या किया था, टोटली विरोध किया था कि नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और हमें अपना एक भारत चाहिए। नेक्स्ट, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए इसका आंसर भी मैंने आपको बताया। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, डॉक्टर M.A. अंसारी। ठीक है, फरवरी 1928 में जो बैठक हुई थी, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा ये सर्वदलीय बैठक की गई थी। इसमें कितने मेंबर शामिल थे? तो इसमें 29 दल यानी कि 29 पार्टीज शामिल हुई थी इसमें, और सभी ने मिलकर फिर नेहरू रिपोर्ट पर विचार किया था। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य सदस्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप मसौदा तैयार किया? ठीक है, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, 1928 में। ठीक है, हम पूरी नेहरू रिपोर्ट समझ चुके हैं, अब तो आप ही आंसर दे देंगे कि सही आंसर क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश में नहीं था। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश में नहीं था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, अलग निर्वाचक मंडल। ऐसी कोई सिफारिश नेहरू रिपोर्ट ने नहीं की थी, जबकि नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेट मांगा था, एकात्मक और लोकतांत्रिक केंद्र मांगा था और वयस्क मत अधिकार मांगा था। ये तीनों चीजें नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश में थी, जबकि अलग निर्वाचक मंडल हो ऐसी कोई सिफारिश नेहरू रिपोर्ट ने नहीं की थी। नेहरू रिपोर्ट का गठन डैश की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया गया था और विषय डैश था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, नेहरू रिपोर्ट का गठन आप सभी को पता है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ है और इसका विषय भारत में संवैधानिक व्यवस्था करना। ठीक है, जो साइमन कमीशन करने आया था उसके लिए हम खुद करना चाहते थे, हम एक रिपोर्ट दे रहे थे क्योंकि हमें बर्केनहेड ने चैलेंज किया था। तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था विषय था। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही यहाँ पे सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आप बताइए क्या ये सही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये सही है। तो ये सही मैं ही बता देती हूँ कि ये सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यहीं पे दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।